Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are having a great time. जो आज हम करने वाले हैं वो है क्लास +1 चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये वाला चैप्टर आज हम करेंगे क्लास +1 के साथ, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, कॉस्ट और उसके कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हमें उस प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? उस प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए इनपुट। ठीक है, अब मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, ये मुझे बनाना है, तो इसके लिए मुझे इनपुट चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी चाहिए, रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, मशीन चाहिए जो इंजेक्ट करे इसके अंदर इंक, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। तो वो कहलाती हैं आपके इनपुट्स। दो तरह के इनपुट्स होते हैं, एक होगा आपका फैक्टर इनपुट्स और एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, अब देखिए फैक्टर इनपुट्स जो है, जो आपके फैक्टर इनपुट्स होते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके फैक्टर इनपुट्स हैं, चलो ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए इनपुट। इनपुट आपके दो तरीके के हैं, एक है फैक्टर इनपुट और एक है नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, फैक्टर इनपुट्स को आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हो। ठीक है, अब देखिए फैक्टर इनपुट से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हुए आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से हुए? आपके रॉ मटेरियल। तो जब आपके फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स कंबाइंड होते हैं, उससे क्या होती है? प्रोडक्शन बनती है, प्रोडक्शन होती है, जिससे फर्दर हम फिर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। समझ गए बात? अब देखिए आते हैं कि कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। खर्चा जो एक प्रोड्यूसर को करना है किसके ऊपर? फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, खर्चा जो एक प्रोड्यूसर करेगा फैक्टर इनपुट्स पर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पे। किस लिए? टू गिव आउटपुट। ठीक है, ताकि वो आउटपुट जनरेट कर सके। ठीक है, समझ गए कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब देखिए हमने बात करी फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स की। अब देखो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं कि यार हमें कम से कम मार्केट से कोई चीज़ परचेज करनी पड़े। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं फैक्ट्री लगा रही हूँ, मुझे चाहिए लेबर, तो मैं क्या करूँगी? हो सकता है मुझे स्टार्टिंग में कम लेबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी अभी काम शुरू किया है। तो मैं मार्केट से लेबर बुलाने से अच्छा है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स से हेल्प ले लूँगी। ठीक है, या मेरे पास कोई लैंड पड़ा है, मैं उसको यूज कर लूंगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग लैंड ऑन लीज। ठीक है, मेरे पास जो चीजें हैं मैं उन्हें यूज कर लूंगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को पैसा देने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपना ब्रेन यूज कर लूं। ठीक है, या कैपिटल बाहर से उठाने से अच्छा है कि मैं क्या करूं? कैपिटल घर की यूज कर लूं। ठीक है, जिसपे मुझे इंटरेस्ट रेट कम देना पड़े। तो इस तरह की चीजें एक प्रोड्यूसर सोचता है। ठीक है, अब ये आपका क्लासिफाई हो जाता है दो थिंग्स में, एक हो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से अगर वो इनपुट्स ले रहा है, मार्केट से लेबर बुला रहा है, मार्केट से एंटरप्रेन्योर आ रहा है, मार्केट से पैसा उठाया है, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद रहा है,
तो वो कॉस्ट, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन वहीं अगर उसने सेल्फ ओन्ड आइटम्स ली हैं, ठीक है, वहीं अगर उसने सेल्फ ओन्ड इनपुट्स ले लिए हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स उसकी मदद कर रही हैं, ठीक है, उसकी खुद की लैंड है, तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ गए? ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मैंने एक पैकेजिंग फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, या पैकेजिंग कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक स्टोर रूम खाली पड़ा है, एक एरिया खाली पड़ा है, तो वहां पर मैंने सोचा कि यार यहाँ पर हम अपनी पैकेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग लैंड ऑन लीज, मैंने अपनी ही सेल्फ ओन्ड इनपुट को यूज किया है, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और बाकी जो रॉ मटेरियल मैं बाहर से ले रही हूँ, बाहर से लोगों को बुला रही हूँ अपने हेल्प के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बुला रही हूँ, ले रही हूँ, ये सब किस चीज में आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। और जब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी कंबाइंड होती है तो उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ये देखिए, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? व्हेन योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड योर इम्प्लिसिट कॉस्ट गेट्स एडेड अप। समझ गए? अब देखिए, अब जो कॉस्ट है ना, इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट है वो हमेशा बराबर होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव डन बिफोर, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। किसी भी चीज को जब हम ओ करते हैं, अब सी इकोनॉमिक्स में हमेशा कॉस्ट जो होती है ना, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है, जैसे मान लो 2 ऑल्टरनेटिव है, उसमें से एक चूज करना है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब उसकी भी मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, 2-3 जॉब्स के लिए अप्लाई किया मैंने, ठीक है। एक जॉब के लिए मुझे मिल रहा है 40,000 और दूसरी के लिए मिल रहा है 42,000। तो जो 40,000 में सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमेशा आपकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होती है। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रेफर्स टू द टोटल सेक्रीफाइस मेड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम ऑल्टरनेटिव को स्किप कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव छोड़ रहे हैं या उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए, आपकी 2 तरह की कॉस्ट है। पहली होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट और दूसरी है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट होती है एक प्रोड्यूसर जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्चा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट है। जैसे मान के चलो, उसने एडवर्टाइजमेंट करी, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, ठीक है, तो उस पर खर्चा हुआ होगा, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी सेलिंग कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे उसने प्रमोशन किया। अब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे व्हेन यू स्क्रॉल द इंस्टाग्राम यू फाइंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, तो उस पर भी खर्चा होता है आपका। अब वो एडवर्टाइजमेंट जो आदमी बना रहा है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको भी आपको पैसे देने हैं, उसको भी सैलरी देनी है, तो वो भी आपका सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है? एड अप होता है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, जो एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्चा करता है, वो होता है आपका सेलिंग कॉस्ट। समझ गए? अब देखिए, आजकल आपके इंग्रेडिएंट्स हर कोई पढ़ता है, ठीक है। एक नॉर्मल सी अगर आप सनस्क्रीन भी ले रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरा पढ़ते हो उसको, यार अट्रैक्टिव सी बॉटल होनी चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत वैरायटी है आपकी सनस्क्रीन में, कितने SPF की है, ठीक है, वाइट कास्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें आप देखते हो। तो इन सब चीजों पर जब एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है, उसे कहा जाता है आपका सेलिंग कॉस्ट। समझ गए? देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं।
सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल्स ऑफ द कमोडिटी। जब हम सेल्स को आपकी प्रमोट कर रहे होते हैं, देखो इसमें सोशल मीडिया कॉस्ट आती है, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए आपने मिंत्रा से कोई चीज खरीदी, ठीक है, अब आपने उसको रिटर्न कर दिया। अब आपका जो बैंक में जो अमाउंट रिटर्न आता है वो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, कंज्यूमर केयर पे डायल करते हैं, तो उनको भी हम सैलरीज देते हैं, तो वो भी आपकी सेलिंग कॉस्ट में एडअप होती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मॉल्स के बाहर डिफरेंट कंपनीज के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, वोडाफोन के लगे होते हैं, BSNL के लगे होते हैं, LG की वॉशिंग मशीन के वो लगे होते हैं। तो वो सब क्या होता है, प्रमोशन। उसमें जो आपके लोग जाते हैं उनको आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं, ठीक है, सेटअप लगाना पड़ता है, तो वो सब क्या है, सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, वो एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में खर्च कर रहा है। इसमें आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, समझ गए। अब देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रेंट और लीज, सैलरीज टू द स्टाफ, ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में। आपकी सेल्स कॉस्ट हो या प्रोडक्शन कॉस्ट हो, ये सब कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट में एडअप होती है, ठीक है, और फिर आपका प्राइस किसी प्रोडक्ट का डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलो आगे मूव कर। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। अब देखिए शॉर्ट रन है, टाइम पीरियड छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों ही होंगे। सारे आपके वेरिएबल फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज ऑल द फैक्टर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। जैसे यू कांट चेंज द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। You can't arrange, for example, you can't arrange a huge amount of capital in a short period of time, ठीक है। पर कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर अरेंज कर सकते हो आप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक आइडिया जनरेट कर सकते हो आप छोटे से टाइम में। तो कुछ आपके वेरिएबल होते हैं और कुछ आपके फिक्स्ड होते हैं शॉर्ट रन कंसेप्ट में, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होता है आपका, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, ठीक है। अब फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। वो फैक्टर्स जो आप बदल नहीं सकते, ठीक है, या वो एक्सपेंडिचर आपका, वो कॉस्ट जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है प्रोडक्शन में, ठीक है, जो आपकी बदली नहीं जा सकती। देखो फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब मान के चलिए कि आपने कोई मशीनरी लीज पर ली है, किराए पे ली है, और पर डे आप उसका 100 रुपीज पे करते हैं, ठीक है। अब उस मशीनरी से आप प्रोडक्शन करो या आप मत करो, आपको 100 रुपीज देने ही देने हैं, तो वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। दूसरा देखो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। आपकी एक जो फैक्ट्री है वो एक लैंड पे सेटअप होती है, ठीक है, या आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, उसका किराया आप वीकली या मंथली पे कर रहे हैं। अब आप उस बिल्डिंग को यूज करो या आप उस बिल्डिंग को यूज ना करो, उस लैंड को आप यूज करो या आप मत करो, आपको उसके किराए के पैसे तो देने ही देने हैं, राइट। तो वो क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है कि यू आर यूजिंग दैट इनपुट और यू आर नॉट यूजिंग दैट इनपुट, यू हैव टू गिव द कॉस्ट। नेक्स्ट लाइसेंस फी। अब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो हमने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, लाइसेंस बनवा लिया आपने अपना, ठीक है। अब आप रेस्टोरेंट खोलो या मत खोलो,
लाइसेंस फी, लाइसेंस के लिए तो लगेगी ही, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अब आपने छुट्टी रखी है एक दिन की, ठीक है, या फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस तो देनी ही पड़ेगी। तो ये वो कॉस्ट होती है आपकी जो एक प्रोड्यूसर इनकर करता है। आप इनपुट यूज करो या मत करो, उसके बावजूद भी आपको वो एक्सपेंडिचर पे करना ही करना है। अब देखो उसको टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट ऑफ आउटपुट, अब देखो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में। चलो ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक मशीनरी है, उसका पर डे रेंट जो है वो है 10 रुपए। अब जब आपने 0 आउटपुट निकाला तो भी 10 रुपए देने हैं, 1 निकाला तो भी 10 रुपए देने हैं, ऐसे ऐसे करके आप अगर आप 5 आउटपुट्स भी निकालते हैं तो भी आपको 10 रुपीज ही पे करनी है, ठीक है। अब फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली आपका एक स्ट्रेट लाइन जाती है कर्व पर, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से आपका शॉर्ट रन कर्व रिप्रेजेंट होता है, समझ गए। अब मूव करते हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। अब आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर इनकर्ड करता है आपका किस पर, वेरिएबल फैक्टर्स पे। और वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मुझे 500 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बनाना है, ठीक है। तो 500 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बनाना है, मेरे पास जो लेबर है वो है सिर्फ 10 लोग हैं, ठीक है। और मुझे एक दिन के अंदर अंदर 500 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बना के देना है, तो मैं उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लेबर इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। 10 से 20 कर सकती हूँ, 20 से 30 कर सकती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल परमानेंट लेबर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर मैं परमानेंट लेबर यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं अमाउंट ऑफ लेबर भी कम कर सकती हूँ। तो वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेबल फैक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 500 मीटर्स का, ठीक है। अगर मुझे 2000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए मुझे ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं ज्यादा आउटपुट दे रही हूँ तो मुझे उनको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ज्यादा लोग हैं तो उनको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो जब आपकी अमाउंट ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। मान के चलो काम नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ लेबर को हटा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही आउटपुट का वॉल्यूम कम हुआ मैंने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम कर ली, ठीक है। व्हेन योर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। और जब आपका वॉल्यूम आउटपुट का कम हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखो, यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो डायग्रामेटिकली देखो, ओ एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो जैसे जैसे वी आर मूविंग अहेड वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आई होगी। एवरेज कॉस्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।